हेलो दोस्तों, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। तो फटाक से लास्ट वीडियो का हम रिकैप कर लेते हैं 15-20 सेकंड्स में। तो हम बात कर रहे थे जेसी लिवरमोर के बारे में, उनकी जीवनी को हम पढ़ रहे हैं। तो हमने देखा कि वो 14 साल की उम्र में अपना स्कूल छोड़ चुके थे एंड स्टॉक ब्रोकर कंपनी में स्टॉक के प्राइजेस के मूवमेंट्स को एक वाइट बोर्ड में लिखा करते थे। धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट जागा एंड उनके प्राइस के मूवमेंट्स को देखते देखते वो अपने कॉपी में नोट डाउन करने लगे एंड प्राइस बिहेवियर्स को समझने लगे। ये समझने के बाद वो प्रेडिक्ट भी करने लगे कि आखिर क्या हो सकता है एंड उस प्रेडिक्शन को सही चेक करने के लिए वो एक बार बकेट शॉप में, जहाँ इलीगल ट्रेडिंग होती है, वहाँ काम करने लगे एंड वहाँ पर उनको प्रॉफिट्स हुआ एंड धीरे धीरे करके काफ़ी प्रॉफिट्स कर लिए। बाय द एज ऑफ 15 साल के हुए तब तक वो $1000 कमा चुके थे एंड धीरे 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 पूरे शहर में उनका नाम चल गया। उनको बॉय प्लंजर के नाम से जानने लगे लोग और बाय द एज ऑफ 20 वो $10,000 कमा चुके थे। और इस टाइम तक वो एक उस सिटी के सबसे बड़े डब्बा मार्केट वाले में, जिसका नाम था कॉस्मोपॉलिटियन स्टॉक ब्रोकर, वहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे थे और वहाँ पर एक उनको ऑपरेटर का भी गेम हमको एक लास्ट एग्जाम्पल में बताए थे। तो चलिए बात करते हैं उनके आगे की स्टोरी। तो फिर जेसी लिवरमोर का नेक्स्ट स्टेप ये था कि हमको मालूम है कि उनको डब्बा मार्केट से बैन कर दिया गया था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा रहे थे। तो कॉस्मोपॉलिटियन ब्रोकरेज कंपनी में ट्रेडिंग कर रहे थे। ऑब्वियसली वहाँ पर उनके ऊपर थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन था कि उनको थोड़ा अलग टाइप से प्रीमियम चार्ज किया जाता था ताकि वो ज़्यादा क्वांटिटी में ना कर सकें, तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस था। एंड बाय द एज ऑफ 20 वो $10,000 कमा चुके थे। तो फिर इस मोमेंट में उनको लगा कि भाई यहाँ पर थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस है, तो चलो मुझे इससे बड़े लेवल पर काम करना चाहिए और इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि अब उसे न्यूयॉर्क एक्सचेंज में जाना चाहिए, वहाँ इसलिए न्यूयॉर्क शिफ्ट होना चाहिए। तो एट द एज ऑफ 21 साल की उम्र में वो अपने साथ $25,000 रुपए लेके, वो 10,000 को वो एक्सटेंड करके $25,000 कर चुके हैं जब तक वो 21 साल के हुए। और 21 साल की उम्र में न्यूयॉर्क एक्सचेंज में काम करने के लिए न्यूयॉर्क निकल जाते हैं अकेले। तो जैसे कि उन्होंने बताया था कि 20 साल की उम्र में उनके पास $10,000 थे और 21 साल की उम्र में उनके पास $25,000 थे। तो हमको लगेगा कि इनको सिर्फ प्रॉफिट्स ही होता था, लेकिन जैसे लिवर में बता रहे हैं ऐसा नहीं था। कहीं ना कहीं इनके पास जो भी स्ट्रैटेजी थी, जो भी तरीके से करते थे बकेट डब्बा मार्केट में ट्रेडिंग, तो ऐसा नहीं कि वो हर बार जीतते थे। वो 10 में से 7 बार जीतते थे एंड 3 बार हारते थे। और उनको ये भी मालूम था कि वो जिस बेट में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, कि उनको पता चलता था कि ये सब चीज़ जो चेक टिक लगा हुआ है उनके एनालिसिस में, तो उसमें प्रॉफिट करते ही करते थे। वो लॉस उसमें ही करते थे जिनमें वो थोड़ा सा डाउटफुल रहते थे। और सेम चीज़ वॉल स्ट्रीट में भी होती है, जहाँ पर जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं अपना सब चीज़, अगर उनके एनालिसिस सही है तो उस चीज़ में करेक्ट होते हैं, प्रॉफिट भी होता है। बट लॉसेज जिसमें होते हैं, जिसमें उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होते हैं, बट वो अपने मिस्टेक्स को समझ नहीं पाते हैं और यही वो रीज़न होता है जिसकी वजह से वो अल्टीमेटली ज़्यादा नुकसान कर बैठते हैं। अब वो न्यूयॉर्क आ चुके थे, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में काम करने की इच्छा लेकर। तो न्यूयॉर्क आके उनको पता चला कि यहाँ पर डब्बा मार्केट नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस का थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस है। तो डब्बा मार्केट वगैरह वाली चीज़ें यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सब चीज़ लीगली तरीके से होता है। तो फिर वो AR फुलरटन एंड कंपनी नाम के एक स्टॉक ब्रोकर कंपनी में जाते हैं, वहाँ पर मैनेजर से बात करते हैं। वहाँ क्लर्क वगैरह भी उनके कोई पहचान के थे, तो वहाँ पर जाकर वो सब चीज़ लीगल फॉर्मेलिटीज़ करते हैं, ट्रेडिंग स्टार्ट करना शुरू करते हैं। उनके पास आज के टाइम पर $25,000 रहता है, वो उसी से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि उनके पास वहाँ पर कुछ लोग उनको पहले से जानते थे, बॉय प्लंजर के नाम से थोड़ा सा फेमस थे कि ये थोड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट करना जानता है, ऐसा करके थोड़ा सा वहाँ पर भी उनको कुछ लोग जानते थे और थोड़ा मोड़ा कॉन्फिडेंस उनके पास पहले से ही था जेसी लिवरमोर के पास। तो आपको इस बात को जानकर हैरानी होगी कि विदिन 6 मंथ जो $25,000 वो लेकर आए हुए थे डब्बा मार्केट से कमाने के बाद, विदिन 6 मंथ वो सब पैसे हार चुके थे। स्टॉक एक्सचेंज में आने के बाद, वॉल स्ट्रीट में आने के बाद पूरे पैसे हार चुके थे। जेसी लिवरमोर में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव ट्रेडर थे उस जगह पर एंड उनको काफ़ी लोग भी जानते थे, हैवी क्वांटिटी से ट्रेडिंग किया करते थे। बट अल्टीमेटली विदिन 6 मंथ्स वो अपने सारे पैसे हार चुके थे और थोड़ा मोड़ा तो उस कंपनी से भी थोड़ा मोड़ा उधार लेके, क्रेडिट लेकर भी वो पैसे हार चुके थे। ये कंडीशन में थे। क्योंकि वो वहाँ जब पहुँचे थे तो उनकी उम्र काफ़ी छोटी थी, तो कई लोग देख के उनको ऐसा समझते थे कि अभी तक जो भी पैसे कमाया है वो शायद प्योरिटी लक के हिसाब से होगा, ऐसा उनको देखकर जज करते थे लोग। इनका ऐसा कहना नहीं था जेसी लिवरमोर का। उनको धीरे से समझ आया कि वो जो वॉल स्ट्रीट में आकर पैसे लूज़ कर रहे हैं उनका कारण उसको थोड़ा धीरे से समझ आया। स्टार्टिंग में वो इग्नोरेंट थे जिसकी वजह से वो पैसा लूज़ कर रहे थे। एक्चुअली बात ये थी कि जिस स्टाइल से वो डब्बा मार्केट में ट्रेडिंग किया करते थे, बकेट मार्केट में, उसी स्टाइल से यहाँ पर भी आके वो ट्रेडिंग कर रहे थे। बट उनको ये बात समझने में, पूरा उनका पैसा ख़त्म होने के बाद उनको एक बात समझ आई कि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर मार्केट में क्या होता था कि यहाँ पर डब्बा मार्केट में वो वाइट बोर्ड पे कोई प्राइस लिखाता था, उस प्राइस को वो देखते थे एंड उसी प्राइस पे वो किसी नंबर ऑफ़ शेयर्स को सेल करना है या बाय करना है तो उसी प्राइस पर होता था। फिर से प्राइस जो वाइट बोर्ड पर लिखा है उसको देखकर वो उसी एग्जैक्ट प्राइस पर
क्लोज करते थे। कहने का अर्थ ये है कि पोजीशंस लेने या पोजीशंस काटने से पहले उनको एग्जैक्ट प्राइस पता होता था कि मेरा ऑर्डर इसी प्राइस पर एग्जीक्यूट होने वाला है। जबकि स्टॉक एक्सचेंज में वो जब आए थे वॉल स्ट्रीट में, तो यहाँ पर ऐसा केस नहीं था। वो अगर प्राइस देख रहे हैं कोई सा 100 रुपीज़ का, अगर वो सेल करना चाह रहे हैं तो उनके सेल होते तक, ऑर्डर एग्जीक्यूट होते तक वो प्राइस ऑलरेडी नीचे गिर जाता था। तो उनको एग्जैक्टली पता ही नहीं होता था कि भैया वो कितने प्राइस पर सेल करने वाले हैं, जिसकी वजह से वो अच्छे से स्कैल्प नहीं कर पा रहे थे। और इस चीज़ को थोड़ा सा वो इग्नोर कर रहे थे उस टाइम पर स्टार्टिंग में। एंड धीरे धीरे उनको अपनी गलतियों को समझ आ गई कि भाई जो तरीके से मैं डब्बा मार्केट में कर रहा था उसमें थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है ना, क्योंकि इसमें लाइव मार्केट में भी कुछ चीज़ें फ्लक्चुएट हो रही है जिस चीज़ को ये कंसिडर नहीं कर रहे थे। लेकिन ऑलरेडी अपना पैसा लूज़ कर चुके थे, उनके पास दोबारा ट्रेडिंग करने के लिए पैसे नहीं थे। तो वापस वो उस क्लर्क अपने फ्रेंड के पास जाते हैं या फुलरटन एंड कंपनी के पास और बोलते हैं कि मुझे आप $500 पैसे उधार दे दीजिए। वो बोलते हैं किस लिए चाहिए, दोबारा लगाने के लिए? वो बोलता है हाँ। तो फिर बोलता है कि अगर इतना दूंगा तो आपको 1000 शेयर्स लेने के लिए कुछ मार्जिन भी रखना पड़ेगा, तो आपको $500 में नहीं लगेगा, मैं आपको क्रेडिट दे देता हूँ। तो फिर जैसे ही बोलते हैं नहीं मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर नहीं लगाने वाला हूँ पैसे, मैं डब्बा मार्केट में जाके वहाँ पैसे कमाऊँगा, उसको लाऊंगा यहाँ पर वापस, फिर यहाँ के ट्रेडिंग करूँगा। तो उनके पे भरोसा करके जैसे लिवर्मोर को $500 उनके क्लर्क वाले फ्रेंड दे देते हैं और इसको लेकर वो सोचते हैं कि अब मेरे को वापस डब्बा मार्केट में जाना है। लेकिन वो होम टाउन तो अपने जा नहीं सकते थे, क्योंकि वहाँ पर उसको हर आदमी जानता था बॉय प्लंजर के नाम से, और उनको बैन कर रखे थे पूरी कम्युनिटी, डब्बा ट्रेडिंग वाले लोग, तो इसलिए वहाँ नहीं जा सकते। तो ये सोचे कि कहाँ जाए, न्यूयॉर्क में तो ऑलरेडी बैन लगा हुआ था। तो ये सब जगह को ढूंढते ढूंढते उनको एक जगह समझ आई, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो सेंट लुइस में जाएंगे। सेंट लुइस में काफ़ी बड़े लेवल पर ये डब्बा मार्केट अभी भी चल रहा था। तो वो सोचते हैं कि मैं वहाँ चला जाता हूँ और वहाँ पर कुछ पैसे कमा के आऊँगा एंड देन उसको अगेन यहाँ वॉल स्ट्रीट में लगाकर ट्रेडिंग करूँगा करके। तो वहाँ पर चले जाते हैं। तो वहाँ पर जाने के बाद थोड़ा सा उनके अंदर अभी भी डर था कि भाई कहीं ये लोग मेरे को पहचान ना जाए, मेरे को ट्रेडिंग करने से रोक ना दें, इसलिए उनके अंदर थोड़ा सा डर तो अभी भी बैठा हुआ था। तो वहाँ पर जाते हैं, उनको 2 कंपनी के नाम पता चलते हैं। तो 2 कंपनी रहता है, एक रहता है JG डोलन कंपनी एंड सेकंड वाज HS टेलर कंपनी। एंड उनको पता था क्योंकि डब्बा मार्केट में ऑलरेडी इतना प्रॉफिट किए थे कई सालों तक, तो उनको पता था कि यहाँ पर भी सक्सेस जरूर करेंगे। तो वो जिस भी होटल में ठहरे हुए थे वहाँ से JG डोलन कंपनी काफ़ी नज़दीक थी। तो वहाँ पर वो जाते हैं और फर्स्ट लक ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो जब वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि ये जो डब्बा मार्केट है इस पर्टिकुलर का, ये तो काफ़ी बड़ा है, बहुत अच्छे अच्छे स्क्रीन्स वगैरह यहाँ लगे हुए थे, बोर्ड्स वगैरह, काफ़ी बड़ा था ये। एंड यहाँ पर कई नंबर्स भी जो ट्रेडर्स के नंबर थे वो भी काफ़ी ज़्यादा थे। तो उनको लगा कि भाई भीड़ ज़्यादा है तो लोग मेरे को पहचान नहीं पाएंगे, ऐसा सोचते हैं। एंड वो क्लर्क की ओर देखते रहते हैं जो टिकट काउंटर रहता है उसके पास। टिकट काउंटर भी इसको पहचान नहीं पाता है। फिर धीरे से जाके पूछते हैं कि यहाँ पर मैं क्या करना होता है अनजान बनकर। तो उनको समझा देते हैं क्लर्क की, टिकट कलेक्टर, कि ऐसे ऐसे ट्रेडिंग होती है यहाँ पर, आपको प्राइस में करना होता है। तो पूछते हैं मैं अच्छा तो क्या $100 से मैं कर सकता हूँ इतना? तो बोलता है हाँ बिल्कुल कर सकते हो, मेरे पास और $100 भी है। थोड़ा मजाक वगैरह उसके साथ खेलते हैं। तब फिर धीरे धीरे करके तो वो पूछता है क्लर्क किस में लगाना है। तो ये $200 उसको पकड़ा देते हैं और स्क्रीन की तरफ देखने का नाटक करते हैं ऐसे जैसे कि फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग कर रहे हों, और बोलते हैं एक पर्टिकुलर शेयर को देखकर कि इसमें इसको शॉर्ट कर दीजिए करके। तो बोलते हैं कि 200 ओमाहा में लगा दीजिए मेरे इस पैसे को। तो फिर इस प्रकार से वो अपना फर्स्ट ट्रेड करते हैं, फटाक से टिकट लेकर वो जो वेटिंग सेक्शन होता है वहाँ पर बैठ जाते हैं। एंड नेक्स्ट जो भी चेंज होगा प्राइस उसका वेट करते रहते हैं। और इस प्रकार से उस दिन में बहुत सारे ट्रेड्स लेते हैं, 4 से 5 ट्रेड लेते हैं। एंड अगले दिन भी आके कंटिन्यूसली सेम चीज़ फॉलो करते हैं। एंड विद इन 2 डेज़ ये जो $500 लेकर आए हुए रहते हैं उसको ये $2800 में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये सोचते हैं कि 2 दिन में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो चुका है, अगर मेरे को 1 हफ्ते भी ये लोग यहाँ पर कोई ना पहचाने और मुझे डब्बा ट्रेडिंग करने दे जाए तो मेरे पास अच्छा खासा कैपिटल हो जाएगा वापस वॉल स्ट्रीट में जाने के लिए, ऐसा ये सोचते रहते हैं। लेकिन जैसे ये 3rd डे जाते हैं, 3rd सुबह में वो जो टिकट काउंटर के पास ये जाते हैं नेक्स्ट ट्रेड लेने के लिए, तो उनको बोलता है कि हमारे मैनेजर आपसे मिलना चाहते हैं, मिस्टर कैंट। जेसी लिवरमोर तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, डर जाते हैं, अरे यार कहीं इसको पता तो नहीं चल गया करके, मुझे वो क्यों मिलना चाहते हैं मिस्टर कैंट, ये सोचते हैं। बताते हैं वो तो मुझे नहीं पता, जाओ भैया उनसे मिल लो, ऐसा क्लर्क कहता है। तो जाते हैं वो मिस्टर कैंट के केबिन में जाते हैं। मिस्टर कैंट दरवाजे खोल के इनका स्वागत करते हैं, बोलते हैं आइए मिस्टर जेसी लिवरमोर बैठिए करके। तो इनको यहाँ पर जो भी इनका होप था कि भैया 1 हफ्ते तो कम से कम ट्रेडिंग करने मिलेगा, वो चीज़ वहीं धरा रह जाता है, क्योंकि उनको पहचान चुके होते हैं उनके बॉस उस कंपनी के, JG डोलन कंपनी के। तो मिस्टर कैंट बोलते हैं कि देखो मिस्टर जेसी लिवरमोर, उनको पूरा दिखाते हैं कि ये देखिए नीचे देखिए, फ्लोर से नीचे दिखाते हैं। बोलते हैं कि ये जो भी आपको लोग दिख रहे हैं 300-400 लोग जो वहाँ रहते हैं, बताते हैं कि वही लोग हैं जिनसे मैं थोड़े थोड़े पैसे कमाता हूँ और इन्हीं से मेरा पेट पलता है, मेरे परिवार का पेट पलता है।
और जो ये लोग मेरे को 3 हफ्ते में पैसे मैं इनसे थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठे करने वाला था, 2500 से 3000 डॉलर्स, वो तुम 2 दिन में मुझसे लूट लिए हो, 2 दिन में तुम वो पैसा लेकर जा रहे हो। तो ऐसे बिज़नेस नहीं होता है लिवरमोर, आप समझिए इस बात को। एंड आप यहाँ से पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। ये बात उनको समझा देते हैं लिवरमोर को मिस्टर केंट, और बोलते हैं कि ठीक है, आपने जो प्रॉफिट कमाया मैं उसको नहीं मांग रहा हूँ, आप अपना प्रॉफिट रखिए एंड आइंदा से यहाँ पर ट्रेडिंग करने मत आइए। इस प्रकार से यहाँ पर भी उनका जो होप रहता है जेसी लिवरमोर का, वो बंद हो जाता है, शटर्ड हो जाता है एंड उनको इस डब्बा मार्केट से भी दूसरे जगह जाना पड़ता है। तो सेंट लुइस में 2 डब्बा मार्केट थे, उनको मालूम था, एक था जेजी डोलन एंड सेकंड वाज टेलर्स कंपनी। तो वो जाते हैं नेक्स्ट डे टेलर्स कंपनी में। टेलर्स कंपनी में अगले दिन वो जाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए एंड वहाँ पर भी वो क्लर्क से बात करते हैं कि ऐसा ऐसा करना है करके, एंड बेट लगा देते हैं। वो सोचते हैं कि भाई यहाँ पर भी कहीं मेरे को 2 दिन में ना पहचान ले तो मैं एक ही दिन में ज़्यादा ऑर्डर लगा देता हूँ, ये सोचते हैं। और फर्स्ट ही जो बेट लगाते हैं वो सीधा $1000 का बेट लगा देते हैं वहाँ पर। बट यहाँ पर जो क्लर्क वगैरह लोग रहते हैं, उसके पीछे और भी लोग रहते हैं जो इनको पहचान जाते हैं, है ना, इनको पहचान जाते हैं। तो बताते हैं कि लिवरमोर को यहाँ ट्रेडिंग नहीं करना है करके इनको अच्छे से धमका दिया जाता है और वहाँ से भगा दिया जाता है थोड़ी बेइज्जत करके। एंड मिस्टर जो टेलर रहते हैं वो खुद इनसे मिलते हैं, बोलते हैं कि आपको ट्रेडिंग करने नहीं दिया जाएगा, हम आपके बारे में जानते हैं, पहले से हमको मालूम है, आपको ट्रेडिंग करने नहीं देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर सेंट लुइस में जो आए रहते हैं जेसी लिवरमोर थोड़ा बहुत पैसा इंक्रीज़ करने के लिए, तो यहाँ ट्रेडिंग करने उनको नहीं दिया जाता है। इन टोटल $500 से वो सिर्फ $2800 कमा पाते हैं। वापस उनको न्यूयॉर्क जाना पड़ता है। न्यूयॉर्क जैसे वापस जाते हैं, उनके जो क्लर्क फ्रेंड रहते हैं एयर फुलर्टन्स में, तो उनको वो $500 जो उधार लिए होते हैं उनको वापस कर देते हैं। बचे हुए पैसे से वो ट्रेडिंग करने लगते हैं। अब धीरे धीरे करके थोड़ा सा सेफली इस बार ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि उनको अपने मिस्टेक्स पता चल गई होती है लास्ट टाइम कि क्या दिक्कत है। तो धीरे धीरे सेफली है, उनके पास कैपिटल कम रहता है, तो कैपिटल को प्रिजर्व करने के लिए वो ट्रेड करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा लेवल पर। एंड इस बात को लगभग 2 महीने बीत जाते हैं। उसके बाद जो क्लर्क आता है एयर फुलर्टन में, उसका एक फ्रेंड आता है, मैकडेविड नाम का एक उनका फ्रेंड आता है उस क्लर्क का, जो थोड़ा थोड़ा उनको बातें बताता है। तो फिर उनके क्लर्क जो हैं वो मैकडेविड से जेसी लिवरमोर को मिलाते हैं। तो मैकडेविड बातों बातों में बताता है कि जो एक नई कंपनी खुल रही है न्यूयॉर्क में, जो थोड़ा कुछ अलग टाइप से एक नया बिजनेस लेकर आई है, तो उसमें मैं थोड़ा करने वाला हूँ। इस बात को देखे थोड़ा जेसी लिवरमोर इंटरेस्टेड होते हैं, बताते हैं कि क्या होने वाला है, कौन है कर रहा है। तो बताते हैं मिस्टर टेलर नाम का एक कोई पर्सन है जो सेंट लुइस आया हुआ है, यहाँ पर भी अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहता है। जेसी लिवरमोर को समझ आ जाता है भाई ये तो वही है जो अपना बिज़नेस यहाँ एक्सपेंड करना चाहता है। तो बोलते हैं कि मुझसे उसे एक्चुअल क्या बिज़नेस करने वाला है। तो कहीं ना कहीं बताते हैं कि ये डब्बा मार्केट है, जो कि थोड़ा सा अलग तरीके से ये लोग कर रहे हैं, जिससे कि थोड़ा इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस ना लगे। तो जेसी लिवरमोर को लगता है कि यही मेरे पास मौका है, इनसे लास्ट टाइम जो मेरी बेइज्जती हुई थी उसका मैं बदला ले सकता हूँ। तो मिस्टर मैकडेविड को बोलते हैं कि आप कल सुबह जाइए एंड पूरा रूल्स वगैरह देख कर आइए कि किस किस प्रकार से ये लोग ट्रेडिंग कर यहाँ पर करवा रहे हैं, एंड सब रूल्स आकर मेरे को बताइए। मिस्टर डेविड जाते हैं कि सुबह हर प्रकार के रूल्स रेगुलेशन से पता करके आ जाते हैं एंड जेसी लिवरमोर को बता देते हैं कि यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है अमाउंट में, एंड कुछ कुछ थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन ऑफ डब्बा ट्रेडिंग होता है, तो इनको समझा देते हैं। जेसी लिवरमोर सोचते हैं कि अब तो जाना है भैया, जो भी पैसा इन लोग मेरे को उस टाइम कमाने नहीं दिए थे सेंट लुइस में, अभी मैं जाके इनसे पैसा ले लेता हूँ, अपनी बेइज्जती का भी बदला लेता हूँ करके। नेक्स्ट डे यहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि थोड़ा मोड़ा कस्टमर्स यहाँ पर भी रहते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट जो क्लर्क रहता है ना, टिकट काउंटर वाला, वो तो जेसी लिवरमोर को इस बार भी नहीं पहचानता है। तो थोड़ा सा लुभाने की कोशिश करता है कि आइए इसमें ऐसा करते हैं, इतना से बहुत सेफ तरीका है पैसे कमाने का, आप इतने से इतना अमीर हो सकते हैं, ऐसा करके थोड़ा लुभाने की कोशिश करता है। जेसी लिवरमोर भी उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं। ये सैटरडे का टाइम रहता है, जेसी लिवरमोर के पास कुछ ना कुछ एनालिसिस रहता है, उनको पता है कि आज के दिन में काफ़ी प्रॉफिट कर सकता हूँ, कुछ रिजल्ट वगैरह आने वाला रहता है, रिजर्व्स वगैरह का। तो ये सब चीज़ प्लान करके वहाँ पर गए रहते हैं जेसी लिवरमोर। तो बताता है कि आज सैटरडे का दिन है, 12 बजे अपना मार्केट बंद हो जाएगा, उससे पहले आपको जो करना है कर लो भैया। तो जेसी लिवरमोर वेट करते रहते हैं। जैसे ही टाइम 11:15 होता है, वो पैसा निकाल के देते हैं क्लर्क को, टिकट काटने के लिए बोलते हैं। कुछ पर्टिकुलर स्टॉक रहता है, उसको शॉर्ट करने के लिए बोलते हैं, और लगभग $2000 लेकर आ देते हैं, उसको वहाँ पर लगा देते हैं सारे पैसे, और बोलते हैं इतना का ये मेरे को पर्चा काट के दो। उसको पर्चा काट के दे देते हैं, और उसको क्लर्क को इतना मालूम नहीं रहता है कि इसके बारे में, जेसी लिवरमोर के बारे में उस वक्त। तो यहाँ पर जैसे ही कुछ टाइम होता है, इनका जो एनालिसिस रहता है वो होता है, लास्ट मार्केट आवर में कुछ ना कुछ फॉल आने वाला रहता है, इनको पहले से मालूम होता है। तो ये जैसे ही फॉल होता है, फटाक से अपना पोजीशंस वगैरह क्लोज करते हैं, एंड जो प्रॉफिट होता है वो लगभग $5000 के आसपास इनको प्रॉफिट मिल जाता है। अब जो क्लर्क रहता है उसको तो इस बात का अंदाज़ा नहीं था। बोलते हैं कि लाओ भैया मेरा पैसा वापस लाओ। जेसी लिवरमोर बोलते हैं, तो बोलते हैं कि ठीक है, आप बहुत बड़े
मेरे को मालूम था कि इतना बड़ा रैली आ जाएगा, आपको इतना प्रॉफिट हो जाएगा। मैं पहले जो मेरे छोटे छोटे कस्टमर्स हैं जिसको कम प्रॉफिट से उसको पैसा देता हूँ, देन बचे हुए पैसे आपको मैं दूंगा, ऐसा करके बोल देता है वो जो क्लर्क एंड मैनेजर जो भी होता है। तो जैसे मैं बोलते हैं ठीक है दे दो, तो बचे हुए जो छोटे छोटे ट्रेडर्स रहते हैं उनको सारा पैसा दे दिया जाता है। उनके बाद जो बचा हुआ पैसा होता है वो जेसी लिवरमोर को मिलता है। तो उस दिन मेरे को ज़्यादा पैसा नहीं मिल पाता, ओनली $800 मिलते हैं। तो मैनेजर मेरे को बोलता है कि भाई ये जो बचे हुए पैसे हैं आप मंडे आकर ले लेना। तो इस प्रकार से 2000 मैंने लगाए थे और 800 मेरे को प्रॉफिट हुआ, वो 2800 लेकर मैं जाता हूँ एंड बचे हुए पैसे लेने के लिए मैं मंडे का वेट करता हूँ। तो जैसे मंडे मॉर्निंग होता है मैं उस ऑफिस में वापस जाता हूँ, बोलता हूँ कि मेरे पैसे लाओ। लेकिन अब तक जो टेलर्स एंड कंपनी वाले लोग होते हैं ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ अपने बंदे भेजे हुए होते हैं। तो बोलते हैं कि कौन इंसान है जिसने इतना प्रॉफिट कमाया है, क्या वो यही है? बोलते हैं, मैनेजर बताते हैं कि हाँ यही है। तुम लोग पहचान जानते हैं भैया ये तो हमारे जेसी लिवरमोर साहब हैं, इसको तो हम पहले से जानते हैं। उनको चमकाने लगते हैं कि हम आपको बोले थे कि हमारी कंपनी से आप दूर रहिए, क्यों यहाँ पर ट्रेडिंग करने आ जाते हैं, ऐसे ऐसे करके। जेसी लिवरमोर बोलते हैं ये आपकी जगह नहीं है, न्यूयॉर्क में है, मैं तो पहले से रह रहा हूँ, आप यहाँ पर आए हुए हैं। वो सब बात छोड़िए, पहले जो भी मेरा पैसा बचा हुआ उस पैसे को मेरे को वापस करिए, करके यहाँ पर थोड़ा तनातनी हो जाती है इन लोगों के बीच। तो इस प्रकार से बहुत देर तक होने के बाद जेसी लिवरमोर बोल देते हैं कि यहाँ पर मेरा भी रुतबा है, कुछ ना कुछ है यहाँ पर, अगर आप ट्रेडिंग करने मेरे को नहीं दोगे तो मेरे साथ और भी लोग यहाँ पर नहीं करेंगे, आप किसी को ट्रेडिंग नहीं करवा पाओगे। ऐसा करके थोड़ा उनको धमकी दे देते हैं और जो उनके पास बचे कुछ पैसे रहते हैं उसको लेकर आ जाते हैं। और ज़्यादा एकदम इंटेंस फाइट में वहाँ इनका लड़ने का कोई मन नहीं होता है जेसी लिवरमोर का, बस उनको थोड़ा सा बदला लेना होता है। तो अपनी बेइज्जती का उसको पैसे कमा कर ले लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वापस आकर मिस्टर मैकडेविड को ये सारी कहानी बताते हैं वो कि ऐसा ऐसा हुआ, मैं ऐसा ऐसा किया करके, बट अब तो मैं वहाँ पर नेक्स्ट टाइम से ट्रेडिंग कर ही नहीं सकता। तो मैकडेविड को बताते हैं कि आपको वहाँ पर जाना है, इतने अमाउंट से ऐसे ट्रेड करना है, एंड जब भी कुछ मेरे को सीन पता चलेगा मैं आपको फ़ोन से बताऊँगा, फिर आपको उसको एग्जीक्यूट करना है करके $1000 उनको पकड़ा देते हैं। तो इस प्रकार से मैकडेविड वहाँ पर जाते हैं, धीरे धीरे करके उनको भरोसा जीतते हैं, थोड़ा थोड़ा क्वान्टिटीज़ में ट्रेड करते रहते हैं। एंड कभी कभार जेसी लिवरमोर उनको कॉल्स देते हैं, उनको वो एग्जीक्यूट करते हैं। बट ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, लगभग 1-1.5 महीना ही रहता है ये जो टेलर्स का जो नया कंपनी यहाँ पर लाए रहते हैं, ये ज़्यादा टाइम नहीं चल पाता है। 1-1.5 महीने के बाद उनको क्लोज़ करना पड़ता है, वहाँ से जाना पड़ता है। यहाँ पर जेसी लिवरमोर ज़्यादा अच्छे से वो नहीं कर पाए, लगभग 2-3 बार ही बस ट्रेड कर पाए थे वहाँ पर उस कंपनी में, एंड इतना में उनको शट डाउन करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिटेबल नहीं थे एंड रेस्ट्रिक्शंस भी ज़्यादा थे। और इसके बाद इस समय के बाद एक क्रेज़ी बुल रन आता है वॉल स्ट्रीट में, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में क्रेज़ी बुल रन आता है। और बुल रन के साथ साथ ऐसा नहीं है कि डब्बे मार्केट बंद हो जाते हैं, बल्कि और छोटे छोटे डब्बे मार्केट ओपन होने लगते हैं। एंड वो थोड़ा सा अपना रूल्स को मॉडिफाई करते हैं, जैसे कि उनको पता है कि जो एक्चुअल ब्रोकर कंपनी में जो रूल्स होते हैं उनको लगता है कि इनके पास थोड़ा सा ज़्यादा फेवर है पैसे कमाने का, तो उस सब रूल्स को, मार्जिन वगैरह की ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ, ऐसा कुछ कुछ रूल्स को वो वहाँ से लेकर आते हैं डब्बा मार्केट वाले, और अपने मार्केट में भी थोड़ा सा इंप्लीमेंट करने लगते हैं ताकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो जाए। और इस प्रकार से बहुत सारे छोटे छोटे नंबर्स में डब्बा जो मार्केट होता है, बकेट मार्केट होता है, उसका थोड़ा सा और एक्सपेंशन होता है। अब थोड़ा सा इनका जो फॉर्मेट था डब्बा मार्केट का वो भी चेंज हो चुका था। ये थोड़ा सा अपना जो प्रॉफिटेबिलिटी था कि ऐसा कर लिए थे कि भैया अगर 10 बार हो रहा है तो 9 बार हम जीते, एक बार कोई और जीते तो जीते, बट ज़्यादातर पैसे हमारे पास आए करके थोड़ा सा अपना बिजनेस प्लान को थोड़ा सा ये लोग मॉडिफाई कर चुके थे अब तक। तो इस प्रकार से धीरे धीरे डब्बा मार्केट में बैन लगने के बाद स्टॉक वॉल स्ट्रीट में भी मेरे को थोड़ा मोड़ा जानकारी पता चली। तो उनको वो बताते हैं कि भैया अगर मेरे को डब्बा मार्केट से बैन नहीं लगाया होता तो मैं सिर्फ फ्लक्चुएशंस पर ही ट्रेड कर रहा होता, लेकिन स्टॉक मार्केट में आने के बाद मेरे को समझ आया कि भैया जो गेम मैं वहाँ खेल रहा हूँ तो उससे कहीं ज़्यादा बड़ा गेम यहाँ पर चल रहा है। और ऑल थैंक्स टू वो लोग जिन्होंने मुझे डब्बा मार्केट में बैन कराया और मैं यहाँ पर आकर एक बड़े लेवल की गेम को समझ पाया। तो इस प्रकार से ये स्टोरी यहाँ पर एंड होती है। आपसे मिलता हूँ इसके बाद का स्टोरी चैप्टर 3 में। आशा करता हूँ दोस्तों आपको अभी तक जो मैं स्टोरी बताया जेसी लिवरमोर का इस पर्टिकुलर पॉइंट तक का वो काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा। पसंद आया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, एंड आपको मैं इसी प्रकार से इसके आगे की स्टोरी सुनाता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।